हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th साइकोलॉजी के चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है और अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्फेंसी जो कि डेवलपमेंटल स्टेज है, जो आती है प्रीनेटल स्टेज के बाद, यहाँ पर न्यूबॉर्न्स में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। रिफ्लेक्सेस वो शो कर सकते हैं, उसके अलावा मोटर स्किल्स वो गेन करते हैं एंड सेंसरी एबिलिटीज़ भी उनकी इन्हांस हो रही होती हैं। तो यहाँ पर जो पेस रहता है, मतलब जिस तरीके की स्पीड रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि अब बच्चा जो है वो इस इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पाए इस लायक बन रहा है। अगर चाइल्डहुड की बात हम करें, जो कि अगली स्टेज है, तो यहाँ पर क्या वही स्पीड मेंटेन रहेगी चेंजेस की? नहीं, यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी लेस हो जाती है और यहाँ जो चेंजेस आते हैं उसमें हम मेजर चेंजेस देखते हैं पर्सन की हाइट में। तो अब बच्चे की हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, वो वाली मोटर स्किल्स कर सकता है इंडिपेंडेंटली जो वो पहले नहीं कर पाता था। यहाँ मैं बात कर रही हूँ जंपिंग, रनिंग, चीज़ों को अच्छे से होल्ड कर पाना बिना गिराए, एक ग्रिप अच्छी बना लेना और आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जब वो खेलते हैं दूसरे बच्चों के साथ तो उनका सोशल इन्वायरमेंट जो है उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो ऐसे में बच्चे सीखते हैं कि दूसरों के साथ खेला कैसे जाता है और दूसरों की बारी आए तो मुझे क्या करना है और मुझे किस तरीके से खेलना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल कैपेसिटीज़ तो बढ़ रही हैं, एक जो ऑटोनॉमी है ना कि मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है, ये वाली चीज़ जो है वो आने लग जाती है। और थोड़ी सी डिपेंडेंस, जिस तरीके की डिपेंडेंस हमने देखी इन्फेंसी में, वो चाइल्डहुड में थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अब ब्रेन मैच्योर हो रहा है और उसके साथ साथ बच्चे के आसपास के इन्वायरमेंट से उसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं जो उसकी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके के पैटर्न्स फॉलो होते हैं। इनको ट्रेंड्स कह सकते हो, प्रिंसिपल्स कह सकते हो। पहला है सेफेलोकॉर्डली, जहाँ पर आप डेवलपमेंट को होते देखते हो हेड से टो तक। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो कि वर्टिकल है, ये दिखा रही है कि हेड की डेवलपमेंट पहले होगी या अपर पार्ट ऑफ बॉडी की डेवलपमेंट पहले होगी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी की डेवलपमेंट बाद में होगी। सेकंड जो ट्रेंड आता है, यहाँ पर हम देखते हैं डेवलपमेंट को होता हुआ प्रॉक्सिमो डिस्टल मैनर में। ये क्या है कि बच्चे अपने पेट पर काबू पहले करना सीखते हैं और अपने हैंड्स जो कि थोड़े दूर हैं, तो डिस्टेंट जो चीज़ है वो बाद में डेवलप होगी। तो यहाँ पर सेंटर पहले डेवलप होने लग जाएगा, उसके ऊपर कंट्रोल पहले आएगा एज कम्पेयर टू एक्सट्रीमिटीज। तो यानी जैसे जैसे दूर हम जा रहे हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी बाद में हो रही है। तो इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड। एक हो गया सेफेलोकॉर्डली हेड से टो तक और दूसरा हो गया प्रॉक्सिमो डिस्टल, जहाँ पर टॉर्सो पहले आता है और एक्सट्रीमिटीज बाद में। बच्चे के मोटर डेवलपमेंट की हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ देखते हैं 2 तरीके के चेंजेस। एक कहलाते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरे कहलाते हैं फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में हम देखते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि काफ़ी ब्रॉड हैं। यहाँ गिनी जाएंगी एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग या फिर सीढ़ियाँ चढ़ पाना, उतर पाना, रेस लगा पाना। ये काफ़ी ब्रॉड चीज़ें हैं, यहाँ पर सारी लंबी लंबी बड़ी बड़ी मसल्स का यूज़ हो रहा है। फाइन मोटर स्किल्स में हम बात करते हैं बारीकियों की। यहाँ पर अगर बच्चे को पजल दी जाए तो वो उस पजल को पूरा करने के लिए पजल्स के जो पार्ट्स हैं बिखरे हुए उनको उठाएगा। तो ऐसे में उसका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी वो उस पर्टिकुलर पीस को उठा पाएगा जो उसको उस पजल में फिट करना है। तो यहाँ पर हम फिंगर्स का यूज़ देखते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ देखते हैं जिसमें हमारे जो है थंब या 4 फिंगर्स का यूज़ हो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, यानी पर्सन की एबिलिटी टू थिंक, टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। ये इन्फेंसी में भी हमने डिस्कस किया था। क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस? आपका ये बिलीव कर पाना कि चीज़ें मेरे सामने चाहे नहीं हैं या छुपा दी गई हैं लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करती हैं और मैं उसकी एग्जिस्टेंस पर बिलीव करता हूँ। बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में हम ईगो सेंट्रिज्म को नहीं भूल सकते। ईगो सेंट्रिज्म क्या है?
यहाँ पर बच्चे केवल अपने पर्सपेक्टिव पर ही फोकस कर पाते हैं, उन्हीं को वो दूसरों के सामने पेश कर पाते हैं। दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ पाना उनके लिए आसान नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो गर्ल है जिसका नाम है लिली, ये अपनी थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रही है इन बॉक्सेस के थ्रू। तो इन बॉक्सेस के बियॉन्ड ये नहीं जा पाएगी और नहीं समझ पाएगी कि जो बच्चा इसके सामने खड़ा है ट्रायंगल्स वाला पर्सपेक्टिव लिए, वो क्यों सोच रहा है इस तरीके से, या वो क्या सोच रहा है, उसको ये कंसीडर नहीं कर पाएगी, इसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसे में ये जो डिस्टेंस है ये रहेगा अर्ली चाइल्डहुड में। तो ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पर रहने वाला है, जहाँ पर फोकस केवल अपने और अपने पर्सपेक्टिव पर होगा। लिली जब अपने कमरे में खेल रही थी, कूद रही थी और अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा कर रही थी, तो उसके इस मूवमेंट की वजह से गलती से उसका टॉय गिर जाता है, क्योंकि उस पर लग जाती है लिली की लात। तो अब टॉय गिर गया। सो यहाँ पर जब लिली उसके पास जाएगी तो ऐसा बिहेव करने के चांसेस हाई हैं कि वो उसे एज लिविंग बीइंग ट्रीट करे। क्यों? क्योंकि वो अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है और वो अभी छोटी है और वो ये मानती है कि ये जो मेरा टॉय है, जो कि नॉन लिविंग बीइंग है, इसमें भी जान है, ये भी मेरी तरह ही है और इसको भी चोट लगी होगी। तो अगर वो अपने बेड से उतरकर उस टॉय को अपने छोटे छोटे हाथों से उठाती है, यहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ हो रहा है, उस टॉय को उठाने के बाद वो उससे बोलती है कि हाँ चोट लग गई, सॉरी। तो यहाँ पर वो दिखा रही है एनिमिज्म को, जहाँ पर नॉन लिविंग चीज़ों को भी ऐसा माना जाता है कि इनमें जान है। सो जब इंट्यूटिव थॉट डेवलप होगा तो पर्सन जो है वो काफ़ी क्यूरियोसिटी दिखाएगा। तो बच्चे यहाँ पर पूछ सकते हैं काफ़ी सारे सवाल, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ। सो हाउ डू एयरप्लेन स्टे इन द एयर, वाई डू बर्ड्स फ्लाई, वेयर डज द सन गो एट नाइट। ये कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो बच्चों के दिमाग में आ सकते हैं और ये बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रेशन। सो यहाँ पर अगर इस बच्चे को, जिसका नाम जॉन है, दी जाती है 2 कैंडीज़, तो ये कैंडीज़ में से बी को ज़्यादा मानेगा, ए को नहीं, जबकि दोनों में जो अमाउंट है क्या पता वो बिल्कुल सेम हो, बट क्योंकि वो साइज़ पर फोकस कर रहा है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइज़ को वेरी किया गया है। ये दिखाने के लिए है बस कि यहाँ पर बच्चे इस तरीके से देखते हैं कि क्योंकि ये चीज़ बड़ी दिख रही है तो इसमें ज़्यादा होगी, तो मुझे ये दे दो और दूसरे को कम वाली दे दो। सो यहाँ पर वो केवल फोकस कर पाते हैं सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे या फीचर पे किसी भी इवेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो क्योंकि यहाँ पर हम अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे थे तो यहाँ हम कंसिडर कर रहे थे बच्चों को जो कि 2 से 7 साल के बीच में है, अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़े बड़े बच्चों की जो कि हैं 7 से 11 साल के। तो यहाँ पर अब क्योंकि एज बड़ी है तो दिमाग का काम करने का तरीका भी बदलेगा। तो इंट्यूटिव थॉट जो पहले था जिसमें काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर वाले क्वेश्चंस थे, अब वो रिप्लेस हो जाएंगे लॉजिकल थॉट से। सो यहाँ पर लॉजिक इन्वॉल्व होने लगेगा। ऐसी चीज़ें जो बच्चे पहले मेंटली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे वो कर पाएंगे। सो यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमें देखने को मिलती है जो है रिवर्सिबल मेंटल एक्शन करने की क्षमता। यहाँ पर आप एक इवेंट इमेजिन करो जिसको 4 पार्ट में बांट दो, ABCD। ठीक है, जब तक D आएगा तब तक क्या बच्चे ABC में जो हुआ है वो भूल जाएंगे? नहीं। जब आप D तक आओगे और आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो वो कंसीडर कर पाएंगे A को भी, क्योंकि वो अब मेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को। वो रिवर्स जा सकते हैं कि शुरुआत हुई थी A से, वहाँ पर क्या चल रहा था और अब फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ और अब फाइनली मेरे सामने क्या है। सो एक काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था इसको एक्सप्लेन करने के लिए। 7 से 11 साल के बच्चों को लिया गया और उनके सामने प्रेजेंट की गई 2 क्ले जो कि आइडेंटिकल थी। एक को थोड़ा फ्लैट सा कर दिया गया, इमेजिन कर लो बेलन से मलते हुए, और दूसरे को एज इट इज़ रहने दिया गया। जब बच्चों से जो कि 7 से 8 साल के थे उनसे पूछा गया कि किस में ज़्यादा है तो ऐसे में वो रिवर्स जाएंगे और वो सोचेंगे कि शुरुआत हुई थी आइडेंटिकल वेट से
और दिखने में ये सेम लग रहे थे, तो ऐसे में और तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो ऐसे में ये जो अमाउंट है वो सेम रहेगी, तो किसी में भी ज़्यादा क्ले नहीं है। यहाँ पर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो रही है वो है सेंट्रेशन और ईगोसेंट्रिज्म कम हो रहा है, क्योंकि अब बच्चे समझ पा रहे हैं मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को और तभी वो कंक्लूजन बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एडवांस लेवल का होते हुए देख रहे हो थोड़ा सा। इसके अलावा दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश यहाँ की जा रही है, तो ईगोसेंट्रिज्म जिसमें सेल्फ पर फोकस था वो भी कम होता दिखाई दे रहा है। एक चीज़ जिसमें बच्चे अभी भी उतने एडवांस नहीं हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वो आती है एडोलेसेंस में, ठीक है, जो कि हमारी अगली स्टेज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं मोरालिटी को। तो बच्चे यहाँ सीखते हैं राइट और रॉन्ग में डिस्टिंग्विश करना। वो ये कैसे कर पाते हैं, किस बेसिस पर? उन्हें लगता है कि वो वाले बिहेवियर जो कि रिवॉर्ड किए जा रहे हैं, जिनकी प्रशंसा हो रही है, जो सराहे जा रहे हैं, वो ठीक है और मुझे वो करने चाहिए। जिन बिहेवियर्स को पनिशमेंट मिल रही है वो बुरे हैं और अगर मैं करूँगा तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी, तो मुझे वो अवॉइड करने चाहिए। तो ऐसे में उनका जो मोरालिटी का ये वाला आइडिया है ये बेस्ड होता है कि कौन सा बिहेवियर रिवॉर्डेड है और कौन सा बिहेवियर पनिशमेंट के लायक। अभी क्योंकि चाइल्डहुड चल रहा है तो ऐसे में हम मोरालिटी के केस में उतना एडवांसमेंट नहीं देखते। जैसे जैसे एडोलेसेंस आएगा अगली स्टेज में, वहाँ पर बच्चे अपना खुद का एक मॉरल स्टैंडर्ड बना लेंगे कि अथॉरिटी चाहे बोल रही है लेकिन मैं अपने खुद के पर्सपेक्टिव पर भी बिलीव करता हूँ। लेकिन ये चीज़ एडोलेसेंस की स्टेज में आती है। सो सेल्फ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर बच्चे की अपनी एक डेफिनेशन हो सकती है सेल्फ की। ज़्यादातर बच्चों में ये देखा गया है कि जब वो अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो वो अपनी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे होते हैं। तो अगर लिली की टीचर उसकी तारीफ़ कर देती है और बोलती है कि तुम मॉनिटर बनोगे इस छोटी सी क्लास के, तो यहाँ पर लिली अपनी मम्मी को बताते टाइम बताएगी कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ और मुझे सब क्लास में पसंद करते हैं, तो इसीलिए मेरी टीचर भी मुझे पसंद करती है और वो मुझे मॉनिटर बनाना चाहती है। इससे मेरी क्लास का एक लड़का जिसका नाम है अशोक वो जलता है। तो ऐसे में वो अपना कंपैरिजन भी कर रही है लेकिन वो अपनी एक एबिलिटी को भी बता रही है कि मुझे ऐसे जाना जाता है अपनी क्लास में। सो यहाँ पर दोनों ही बच्चों की डेफिनेशंस अलग अलग हो सकती हैं। सो लिली क्योंकि अब बड़ी हो रही है तो वो एंटर करेगी एडोलेसेंस की स्टेज में, वो बनेगी एक एडोलेसेंट। तो उसकी एज को आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो 11 ऑनवर्ड्स। ओके, यहाँ पर पियाजे की स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मानी जाएगी। ये बहुत लॉजिक वाली स्टेज होगी। यहाँ पर कॉग्निटिवली एक इंसान, एक एडोलेसेंट काफ़ी सारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, वो बहस कर सकता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को काफ़ी ठोस तरीके से रख सकता है कि मैं ये मानता हूँ, और वो कंसीडर कर सकता है दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स को भी। लेकिन यहाँ पर लॉजिक हावी होगा और यहाँ पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होंगे वो भी पर्सन के अंदर हो रहे होंगे। एडोलेसेंस क्योंकि चेंजेस वाली स्टेज है जहाँ रैपिड चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल डेवलपमेंट को, जहाँ पर हमें प्यूबर्टी या सेक्सुअल मैच्योरिटी देखने को मिलती है। अब बारी आती है फिजिकल डेवलपमेंट को डिस्कस करने की। यहाँ पर हम दो तरीके की कैटेगरीज लेकर चलेंगे। एक होगी प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी होंगी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों क्या है? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करेंगे ऑर्गन्स की। तो यहाँ पर में गोनाड्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए स्पर्म, और कई सारे हॉर्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, उनका लेवल भी वेरी होने लग जाता है। तो यहाँ ये चीज़ें डायरेक्टली लिंक्ड है रिप्रोडक्शन से, तो इसीलिए इसे माना जाएगा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में वो वाली चीज़ें आएंगी जो आपकी अपीयरेंस में दिख जाएंगी। जैसे आपके फेस को अगर कोई देखेगा तो वो देख सकता है कि ओहो दाढ़ी आने लग गई, अब तो वॉइस थोड़ी डीप हो जाएगी, लड़कों में ब्रॉड शोल्डर हो जाएंगे, इंक्रीज्ड मसल मास हो जाएगा। तो ये सारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। और आप यहाँ इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर अगर बॉडी इमेज के कोई भी इशू आते हैं तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं कि अगर पर्सन अपने अगेंस्ट हेट्रेड पाल ले क्योंकि उसे पसंद नहीं है अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कि डेवलप हो रहा है, तो ये पूरे टाइम के लिए उसके साथ रह सकता है। एक इनसिक्योरिटी, एक डाउट उसके दिमाग में पेश कर सकता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ और मुझे ऐसा नहीं होना था।
तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ये स्टेज लेकर आती है। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओवरीज जो है वो एग प्रोड्यूस करती हैं, उसके अलावा एस्ट्रोजन और बाकी हार्मोन्स में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। पीरियड्स जो शुरू होते हैं वो मेजर चेंज रहता है यहाँ पर। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाती है, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर और अंडर आर्म हेयर्स भी यहाँ पर होते हैं, वाइडनिंग ऑफ हिप्स भी यहाँ पर होते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर होती है जो कि है दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षण। सो ये एक नेचुरल सी चीज़ है, आप क्योंकि डेवलप हो रहे हो कॉग्निटिवली भी और आप डिज़ायर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ये चीज़ होनी नॉर्मल है। लेकिन अगर यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन हो, आपको अच्छी सी एजुकेशन नहीं दी गई, मैं बात कर रही हूँ सेक्स एजुकेशन की, तो यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि मिस्टेक्स लोग करते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक काफ़ी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़ यहाँ हो सकती हैं, प्रेगनेंसीज हो सकती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। पीयर्स या अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर अगर लोग कुछ नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो भी खतरनाक हो सकती हैं, जैसे सब्सटेंस अब्यूज़। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये क्योंकि स्टेज है 11 ऑनवर्ड्स, तो यहाँ मैंने पहले ही बता दिया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। यहाँ पर थिंकिंग एक्सपैंड हो जाती है क्योंकि तो अब जो चीज़ चाइल्डहुड में मिसिंग थी जो थी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो यहाँ पर आने लग जाती है। तो अब एडोलेसेंट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट सोच सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि मेरे आइडियल स्टैंडर्ड्स क्या है, लाइक किसी पर्सन को कैसा होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है तो वो ऐसा क्यों नहीं है, मैं कैसा बन सकता हूँ, मुझे किसके स्टैंडर्ड्स अपनाने चाहिए, रोल मॉडल्स वो यहाँ पर बना सकते हैं। और जब वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तब वो बहुत ही सिस्टमैटिकली सॉल्यूशंस तक पहुँच पाते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। एक और चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी ऑडियंस। यहाँ पर ऑडियंस मतलब लोग, इमेजिनरी मतलब पर्सन खुद इमेजिन कर रहा है कि लोग उसे देख रहे हैं, उसे फोकस में रख रहे हैं, वो उसे जज कर रहे हैं, नॉट नेगेटिवली, नॉट इटायरली पॉजिटिवली, बट वो एक अटेंशन में है और लोगों को फ़र्क पड़ता है कि उसके एक्शंस क्या होंगे। तो यहाँ पर एक अपना ही वर्ल्ड ये एडोलेसेंट बना लेता है जहाँ पर वो दूसरों को ऐसा समझता है कि वो तो केवल उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसे ही देख रहे हैं, उसे ही नोटिस कर रहे हैं और ऐसे में वो काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस यहाँ पर हो सकते हैं। सो दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ आता है उसे हम कहते हैं पर्सनल फेबल। यहाँ पर वो सोचते हैं कि मैं सबसे यूनिक हूँ, कोई मेरे एक्सपीरियंसेस को नहीं समझ पाता, जबकि उन्हें ये वाला एहसास नहीं होता कि दूसरे लोग भी तो एडोलेसेंट वाली एज से गुजरे होंगे या फिर होंगे उसी एज में जिसमें वो हैं। तो ऐसे में एक्सपीरियंसेस क्या इतने यूनिक हैं कि कोई उन्हें समझ नहीं सकता। तो ये वाली चीज़ जो है एक फैंटेसी वर्ल्ड की हो जाती है जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस को इतने ज़्यादा डिफरेंट मानते हैं कि मुझसे कोई रिलेट नहीं कर पाएगा और ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल बात है। सो आइडेंटिटी एक मेजर थीम रहती है एडोलेसेंस में, जहाँ पर पर्सन डिस्कवर करता है और क्वेश्चन करता है कि मैं हूँ कौन। तो जब वो क्वेश्चन कर रहा होता है तो कई सारी डेफिनेशंस वो बनाता है अपने बारे में कि क्या है मेरी वैल्यूज़, मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, मैं किन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, मेरे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, मैं किस तरीके का बनना चाहता हूँ, क्या चीज़ें मैं फ़ॉलो करना चाहता हूँ, किन्हें मैं फ़ॉलो करना चाहता हूँ। और क्योंकि वो इतने सारे क्वेश्चंस अपने आप से कर रहा है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है वो काफ़ी रह सकती है और अगर पर्सन जो है वो उस कन्फ्यूजन को ना रिजॉल्व कर पाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक ये वाली स्टेज लेकर आती है कई सारे स्ट्रगल्स, कई सारे चैलेंजेस और स्पेशली ये तब होता है जब इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस बच्चों में नहीं डाली जाती कि उन्हें कैसे रहना है और कैसे डील करना है उन स्ट्रगल से जो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं बायोलॉजी में और साइकोलॉजी में। सो यहाँ पर जिस तरीके के चैलेंजेस हो सकते हैं उनमें हम देखते हैं कि लीगल ऑफेंसेस वो कर सकते हैं, वो ऐसे बिहेवियर्स में लिप्त हो सकते हैं जो कि सोशली डिज़ायरेबल भी नहीं है और एक्सेप्टेबल भी नहीं है बाय लॉ, ठीक है। सो चोरी कर ली कहीं पर, किसी को मार दिया या फिर झगड़े किए, कन्फ्लिक्ट किया, ड्रग्स किए या फिर अल्कोहल
के संपर्क में वो आ गए, क्योंकि पीयर प्रेशर था और पीयर प्रेशर को डील कैसे किया जाता है वो उनको नहीं सिखाया गया। उसके अलावा यहाँ पर ईटिंग से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जहाँ पर बॉडी इमेज जो है वो अच्छी नहीं होने की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। पर्सन अपने आप को ऐसा बनाना चाहता है जैसा कि मीडिया में उसने देखा है, तो वो खाना छोड़ देगा या फिर वो एक्सरसाइज करेगा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एडोलेसेंस की स्टेज को पार करने के बाद पर्सन एंटर करता है एडल्टहुड में। सो यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं उनमें जो पहला चेंज है वो है कि यहाँ पर पर्सन अपने करियर पर फोकस करता है। उसे होता है कि मुझे कुछ गोल्स रखने हैं, मुझे कमाई करनी है, क्योंकि अब वो डिपेंडेंस अपने पेरेंट्स पर नहीं चाहता, वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहता है। तो करियर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा तनाव यहाँ देखने को मिल सकता है। इन केस पर्सन उतना वेल इक्विप्ड नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, और अगर हैं तो भी यहाँ पर ये वाली करियर को लेकर एक अवेयरनेस रह सकती है कि मुझे कुछ अचीव करना है। सो सेकंड बात आती है फैमिली की। सो यहाँ पर्सन जो कि एडल्टहुड में है वो सोच सकता है कि मुझे शादी करनी है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, और अगर पर्सन ये नहीं कर पाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकती है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल टास्क माने जाएंगे इन स्टेजेस के। अब आप बड़े हो गए हो, आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी अपनी, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपनी खुद की, अपने वर्क को देखना होगा। पेरेंटहुड जो है वो एक बहुत ही मेजर यहाँ पर रहता है चीज़। तो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांजिशन हुआ है। अभी तक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चाहे उतना ना निभाता हो, लेकिन अब वो ये करने लगता है। अगर किसी की शादी चल नहीं पाती, डाइवोर्स हो जाता है, या किसी के घर में डेथ हो जाती है उनके हस्बैंड की या वाइफ की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस लेकर आता है, क्योंकि एज अ सिंगल पेरेंट अब उस पर्सन को स्ट्रगल करना होगा। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है हर पर्सन की। तो वो वाली नीड जो है क्या पता वो उतनी अच्छे से ना हो पाए लाइफ पार्टनर की गैर मौजूदगी में। इलनेस हो गई या फिर वर्कलोड है, अगर ज़्यादा केयर भी करनी है बच्चों की, स्कूल का काम भी उनका करवाना है, अपना ऑफिस भी देखना है, सिंगल पेरेंट भी हैं, तो यहाँ आप चैलेंजेस देखो कितने सारे आ सकते हैं, राइट। जब मिडल एजेस आती हैं तो एडल्टहुड में, जब लेट एडल्टहुड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अब कॉग्निटिव जो है वो चीज़ें होने लग गई हैं। तो वुमेन एक्सपीरियंस कर सकती हैं मेनोपॉज को, ठीक है, वेट गेन होने लग जाता है, और यहाँ मेमोरी में डिक्लाइन भी देखने को मिलता है कि भूल गए चीज़ों को, चश्मा लग गया क्योंकि आंखें कमज़ोर हो गई। इंटेलिजेंस जो कि पहले थी, जितनी स्पीड पहले थी, अब वो उतनी नहीं रह पाती। सो अब बारी आती है ओल्ड एज की। सो यहाँ पर हम चेंजेस की बात करने वाले हैं, ऐसे चेंजेस जिसमें हम पहला चेंज जो देखने वाले हैं वो है पर्सन की फिजियोलॉजी में। तो यहाँ पर सारे लोगों को ना कंसिडर करते हुए अगर मैं कुछ लोगों को कंसिडर करूँ जो ओल्ड एज में है, तो हम ये पाएंगे कि लोगों की जो है वो मोबिलिटी पर फ़र्क पड़ता है, यानी मूवमेंट पर। तो पहले अगर वो भाग दौड़ पाते थे, अब वो उतना आसानी से वो नहीं कर पाएंगे। उनके हाथ में लाठी आ सकती है क्योंकि अब उनसे चला नहीं जाता, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, उन्हें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर और भी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक अब उनका जो फ्रीडम है जो पहले था वो जा सकता है। अब उनको ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ेंगी जो कि हेल्थ वाइज उनके लिए अच्छी हों। पहले वो जंक फूड काफ़ी लेते थे, लेकिन अब उनकी हेल्थ एक मेजर कंसर्न रहता है, क्योंकि डायबिटीज़, शुगर, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन हो जाती हैं ओल्ड एज में, ठीक है। मेमोरी में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लाइक इंटेलिजेंस में भी थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। तो ये जो स्टेज है ये सारे नेगेटिव चेंजेस नहीं लेकर आती, जैसा कि आपको लग रहा होगा, ये पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर आती है। लाइक आप अगर ओल्ड एज वाले लोगों के साथ बैठो तो आपको कितना सारा विजडम मिलता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लाइफ जी है जो कि काफ़ी लंबी है, तो उनके पास कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं बताने के लिए, सुनाने के लिए, स्टोरीज़ हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान है जो लाइफ के लेसन्स वो दे सकते हैं।
सो कंक्लूड करें इस वीडियो को तो हम लास्ट में ही बोल सकते हैं कि डेथ भी एक इशू रहता है यहाँ पर कि अब क्योंकि पर्सन अपनी लाइफ के आखिरी पड़ाव पर है और क्योंकि हमने देखा था कि डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता है कंसेप्शन से ओल्ड एज तक यानी डेथ तक, तो यहाँ पर डेथ का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है जहाँ पर पर्सन अब या तो फियर महसूस कर सकता है कि अब वो इस दुनिया से जाने वाला है, या फिर वो थोड़ी सी एक्सेप्टेंस दिखा सकता है इस चीज़ की कि मैंने अपनी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी जी है, तो ऐसे में मैं काफ़ी फुलफिल्ड महसूस करता हूँ और डेथ जो है वो तो अल्टीमेट सत्य है, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ। सो आप करते हैं इस वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच। अगर आपको ट्यूशन्स लेने हैं मुझसे जहाँ पर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और भी एग्जांपल्स के साथ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए धन्यवाद, बाय।